इस वीडियो में हम टॉपिक जो है हमारा फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं उसको एक एग्जांपल में लेके समझा रही हूँ कि उसको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले जब क्वेश्चन अपने सामने आएगा करने के लिए तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये देखिएगा कि जो सूचना हमें दे रखी है ट्रायल बैलेंस के फॉर्म में या अन्य सूचना के फॉर्म में, उसमें आप पेंसिल से आप पहले लिख लो हर आइटम के सामने कि वो आइटम कौन से उसमें आएगा, मतलब पी एंड एल में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। इसे करना इजी रहेगा और किसी आइटम के मिस होने के चांसेस नहीं होंगे। जैसे ये क्वेश्चन अपने यहाँ पे ले रखा है, इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक है तो आप इसके आगे लिख लो छोटा छोटा कि ये स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आएगा एक्सपेंसेस में। सेल्स है, ये हमारी आएगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल के इनकम में। परचेज, ये भी हमारा आएगा स्टेट ऑफ पी एंड एल के एक्सपेंसेस में। वेजेस भी हमारा एक्सपेंसेस में आएगा। डिस्काउंट डेबिट और क्रेडिट दोनों दे रखे हैं, तो डेबिट डिस्काउंट हमारा आएगा एक्सपेंसेस में, क्रेडिट हमारा आ जाएगा इनकम में। ऐसे सैलरीज हमारा आ जाएगा एक्सपेंसेस में, रेंट भी आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल एक्सपेंसेस में। जनरल एक्सपेंसेस भी इसी में आ जाएंगे हमारे। सरप्लस यानी लास्ट ईयर का जो बैलेंस है पी एंड एल का, ये हमारा आ जाएगा एप्रोप्रिएशन में, मतलब अपने प्रॉफिट लाभों का नियोजन कैसे करना है, जो सेकंड हमारा स्टेटमेंट होता है उसमें डालेंगे इसको हम। डिविडेंड, ये भी हमारा उसी में आ जाएगा एप्रोप्रिएशन के अंदर। कैपिटल, ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगी। डेटर्स क्रेडिटर्स, ये भी हमारी बैलेंस शीट में आ जाएगा, आप लिख लो उसके आगे की बैलेंस शीट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी बैलेंस शीट में आएगी। कैश इन हैंड भी बैलेंस शीट में आएगा। रिजर्व्स, ये हमारे आ जाएंगे लाइबिलिटीज़ के अंदर बैलेंस शीट में। बैड डेट्स हमारा आएगा एक्सपेंसेस में। तो इस तरीके से हर आइटम के सामने लिख लो कि वो आइटम कहाँ पर आएगा। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब काउंट करके निकाल सकते हो कितने आइटम हमारे थे बैलेंस शीट के जो हमने दिखाए हैं, कितने आइटम थे पी एंड एल के, तो कोई आइटम हमारा मिस होने का चांसेस ना हो। इसके बाद हम देखेंगे अन्य सूचनाएं। अन्य सूचनाओं में जितने भी आइटम्स है वो हमेशा दो जगह आएंगे, वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में भी आएंगे, वो हमारे बैलेंस शीट में भी आएंगे। जैसे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में भी आएगा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में भी दिखाया जाएगा। ऐसे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी है, ये हमारा स्टेटमेंट पी एंड एल में एक्सपेंसेस के रूप में आएगा और बैलेंस शीट में इसको हम मशीनरी में से लेस करके दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, इसको हम दिखाएंगे एक्सपेंसेस में और डेटर्स में से लेस करके दिखाएंगे। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमारे लिए इनकम होती है क्योंकि ये डिस्काउंट हमें रिसीव होगा, तो ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में इनकम में जोड़ के दिखाएंगे इसको हम, और क्रेडिटर्स में से घटा के दिखाएंगे। ऐसे डायरेक्टर कमीशन जो है ये हमको चुकाना है, ये हमारा खर्चा है, क्योंकि इसको हम सॉल्व अभी कर रहे हैं, इतने हमने इसको चुकाया नहीं है अभी तक, तो ये हमारा आएगा आउटस्टैंडिंग मैनेजरियल डायरेक्टर कमीशन के नाम से। इसको हम एक्सपेंसेस में दिखाएंगे और इसको हम दिखा देंगे करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। ये बैलेंस शीट में आएगा करंट लाइबिलिटीज़ में, क्योंकि इसको हमने चुकाया नहीं है, हमें चुकाना है इसको भी। एक महीने का जो किराया बकाया है ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये भी हम किराए में इसको हम जोड़ के दिखा देंगे और करंट लाइबिलिटीज़ में दिखाएंगे बैलेंस शीट में। 6 मंथ्स इंश्योरेंस वॉज अनएक्सपायर्ड, अनएक्सपायर्ड मतलब हमने चुका तो दिया है पर इसकी अवधि हमारी अभी तक बाकी है, तो 6 महीने का इंश्योरेंस ऐसा है जिसको हमने पे तो कर दिया है पर वो इस साल से संबंधित नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा एडवांस पेमेंट या फिर ये कहलाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसको हम इंश्योरेंस के अमाउंट में से घटा के दिखाएंगे और इसको हम दिखाएंगे करंट असेट्स में। एडवांस पेमेंट हमारा होता है करंट असेट्स, उसको हम दिखाएंगे करंट असेट्स में। प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये जो भी हम इन प्रॉफिट की गणना कर लेंगे, यानी सेल्स में से हम सारे खर्चे लेस कर देंगे, फिर जो निकलेगा हमारा वो हो जाएगा नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट पर इसमें आपको जैसे लिखा हुआ है कि मैनेजर कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट का 5% है, तो इनकम में से सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो निकलेगा नेट प्रॉफिट उस पर हम निकालेंगे कमीशन 5%। उस मैनेजर की कमीशन को भी घटाने के बाद जो निकलेगा वो हमारा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट होगा। उस नेट प्रॉफिट में से हमें लेस करना है इनकम टैक्स, जो यहाँ पर दे रखा है आपको 6,24,000 रुपये, और ये हमारा आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़ में। तो इस तरीके से सारे आइटम्स हमको दिखाने हैं एडजस्टमेंट वाले। तो स्टेटमेंट पी एंड एल आपका वैसा ही है जैसा आपने 12th में पढ़ा था, या आपने पी एंड एल का जैसे अकाउंट पढ़ा था, तो अकाउंट में आपके डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते थे, यहाँ आपको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाना है, यानी इनकम की जो सूचनाएँ हैं वो आपकी शुरुआत में आएंगी, स्टार्टिंग में आएंगी, उसके बाद सूचनाएँ आएंगी एक्सपेंसेस की, फिर हम इनकम में से एक्सपेंसेस को लेस करके निकालेंगे प्रॉफिट। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस।
यानी जो हमारी मेन एक्टिविटी है उससे हमने कितना पैसा अर्न किया। तो मेन एक्टिविटी हमारी यहाँ पे सेल्स की है, तो यहाँ पे हमारा सेल्स आ जाएगा जो क्वेश्चन में दे रखा है अपने को 35,000 रुपीज़। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाएगी आपकी अदर इनकम। तो यहाँ अदर इनकम में आ जाएगा हमारा, एक तो सूचना अपन देखी ट्रायल बैलेंस में, वहाँ डिस्काउंट हमारा डेबिट में भी था और डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में था। जो डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में है वो हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम आ जाएगी जो दे रखा था हमको 500, और एक हमारा था रिजर्व जो हमने बनाया था, हमें क्रेडिटर्स पे रिजर्व बनाना था यहाँ पे 2.5%। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो था हमारा 2.5% क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स थे हमारे यहाँ पर 1750। तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 43.75। तो टोटल हमारा जो अदर इनकम है वो अपने आ जाएगी 543.75। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा थर्ड आइटम, इसको हम बोलेंगे टोटल रेवेन्यू। दोनों को जोड़ के हम निकाल लेंगे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम जो हमारी आ रही है वो यहाँ पे आ रही है 35,543.75। इसमें हम बाद नेक्स्ट जो आइटम है वो अपना आ जाएगा एक्सपेंसेस। जब हम एक्सपेंसेस दिखाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस आएंगे वो आइटम आएंगे जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट अभी याद करो, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हमारे आते थे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट में आता था हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्योंकि क्रेडिट में दो ही आइटम आते थे हमारे, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स तो हमने दिखा दिया इनकम के अंदर, क्लोजिंग स्टॉक को इनकम में जोड़ के नहीं दिखाना है क्योंकि स्टॉक हमारी इनकम नहीं होती। तो यहाँ पर हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को आपस में कंपेयर करेंगे और देखेंगे डिफरेंस अमाउंट क्या है। यदि डिफरेंस अमाउंट में ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है तो खर्चों में हम जोड़ के दिखा देंगे, यदि डिफरेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो डिफरेंस को हम खर्चों में से घटा के दिखा देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आइटम आएगा वो आएगा परचेज ऑफ स्टॉक। परचेज ऑफ स्टॉक यहाँ हमको दे रखा है 24,500। उसके बाद आ जाएगा हमारा चेंजेस इन स्टॉक, यानी स्टॉक में कितना चेंजेस हमारा हो रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा, इसको कंपेयर करेंगे हम क्लोजिंग स्टॉक से, फिर देखेंगे डिफरेंस से हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं कि खर्चे हमारे कम हो रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक जो है वो पॉजिटिव आएगा, क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव आएगा, फिर डिफरेंस देखेंगे कि हमारा पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है हमारा 7,500, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 8,200। तो जब 75 में से 8,200 हम लेस करेंगे तो नेट अमाउंट जो आएगा वो हमारा नेगेटिव में आ जाएगा 700, जो आपको खर्चों में से घटा के दिखाना है। मैंने इसको ब्रैकेट में शो कर दिया, ब्रैकेट मतलब ये आइटम आपका लेस हो रहा है। तो 7,500 ओपनिंग स्टॉक प्लस में दिखाएंगे, 8,200 क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस में दिखाएंगे। चूँकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है तो बाहर भी क्या आ जाएगा हमारा, ये माइनस में आ जाएगा 700 रुपीज़। इसके बाद आ जाएगी हमारी वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस जो यहाँ पर दे रखी है हमको 5,000 रुपीज़। इसके बाद आ जाएगी हमारी सैलरीज, यानी पहले वेजेस आएगी जो अपन चुकाते हैं कर्मचारियों को फैक्ट्री के, उसके बाद आएगी सैलरी जो हम वेतन चुकाते हैं अपने ऑफिस के लोगों को। सैलरीज दे रखी है यहाँ पे अपने को 750 रुपीज़। तो जो आपने टोटल अमाउंट चुकाया है ये एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के नाम से आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट। यदि आपको याद रह जाए तो आप लिख लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाई चांस नहीं ध्यान रहे तो भी ज़्यादा परेशान नहीं होना है, इतना लिखने से भी हमारा काम चल जाएगा। कि ये जो आइटम है इसको हम एम्प्लॉय बेनिफिट बोलते हैं। एम्प्लॉय मतलब जो अपन कर्मचारियों को जो चुका रहे हैं किसी भी फॉर्म के अंदर। तो आपको याद रहे तो उसमें लिख सकते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं ये हमारे, ये अपने आ जाएंगे 5,750 रुपीज़। उसके बाद एम्प्लॉयज़ बेनिफिट के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा वो आता है मैनेजर रेम्यूनरेशन। यहाँ पर दे रखा है हमें, तो मैनेजर रेम्यूनरेशन यहाँ पे दो तरह से दिया जा सकता है। एक तो जो वो मीटिंग अटेंड करते हैं उसके बदले में हमने कितना पेमेंट किया है, एक कमीशन जो हमको निकालना पड़ेगा खुद को नेट प्रॉफिट पर। जो आपने मीटिंग अटेंड करने का है उसकी सूचना शायद प्रश्न में यहाँ पर
इसमें नहीं है तो यहाँ पे आपको मैनेजर कमीशन के अंदर कमीशन आ जाएगा, जो अपन लास्ट में निकाल लेंगे बाद में 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये 5% ऑफ नेट प्रॉफिट होगा, कितना है वो अपन लास्ट में निकाल लेंगे। इसको सिर्फ लिख के छोड़ देंगे क्योंकि ये भी एक तरह से भुगतान है वेजेस के फॉर्म में ही, सैलरीज के फॉर्म में, इसलिए इसको अपन इसके साथ ही दिखाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दे रखा था हमको प्लांट एंड मशीनरी पर। डेप्रिसिएशन था हमारा, सूचनाओं में आप देखिए क्वेश्चन के अंदर 10% पर एनम दे रखा है मशीनरी पर। और बैलेंस शीट में हम देखें तो मशीनरी है हमारी 2900 की, तो ये हमारा हो जाएगा 10% ऑफ मशीनरी जो है हमारी 2900, तो ये अपना आ जाएगा 290। उसके बाद हमारे आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। इनके अलावा बाकी जो भी खर्चे हैं वो सब किस नाम से आएंगे, आपके अदर एक्सपेंसेस के। अब मैं फिर वापस से बार रिवाइज कर देती हूँ कि एक्सपेंसेस को किस ऑर्डर में दिखाना है। सबसे पहले हमारा आएगा परचेज, उसके बाद आएगा चेंजेस इन स्टॉक, फिर हमारी आएगी वेजेस एंड सैलरीज को हम दोनों को जोड़ के दिखा देंगे। उसके बाद मैनेजर्स को कुछ चुकाया है तो मैनेजर को चुकाएगा वेतन आ जाएगा। उसके बाद कोई भी खर्चा आपका डेप्रीशिएशन है या आपने कोई चीज़ राइटन ऑफ की है उन सबको दिखाना है। और बाकी बचे हुए खर्चे आपके अदर एक्सपेंसेस के नाम से आएंगे, तो अदर एक्सपेंसेस को दिखाएंगे इनर कॉलम में और जोड़ के आउटर कॉलम में आ जाएगा। तो अदर एक्सपेंसेस में एक तो आपका डिस्काउंट था जो डेबिट में दिखा रखा था। डेबिट का जो डिस्काउंट है वो हमारा खर्चा होता है। डिस्काउंट अलाउड दे रखा है इसमें अपने को 700 रुपये। उसके बाद रेंट दे रखा है अपने को 495। अभी मैं इसको लिख के छोड़ देती हूँ कि नीचे सूचनाओं में आपको आउटस्टैंडिंग था, तो इसमें क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग आपको जोड़ के दिखाना है। आउटस्टैंडिंग रेंट के नीचे लिखा हुआ था कि आपका जो साल भर का रेंट है वो नीचे दे रखा था सूचनाओं में आपको 5,40,000 था, जिसमें एक महीने का आपका किराया अभी तक बकाया है। यानी ये जो किराया हमको दे रखा है ये किराया हमारा 11 महीने का ही है। ये जो किराया हमारा 11 महीने का है। टोटल जो किराया दे रखा है साल भर का वो 5,40,000 है। एक महीने का किराया जो बकाया है वो आपको इसमें हमको जोड़ के दिखाना है। अब ये ध्यान रखना कि अदर इन्फॉर्मेशन जो सूचना 5,40,000 रुपये है, ये टोटल फिगर है। जबकि आप ट्रायल बैलेंस यदि अपन देखें तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपकी जो सूचनाएं हैं वो आपकी इन 3 जीरो इसमें आपके राउंड ऑफ किए हुए हैं। आप देखें तो क्वेश्चन के टॉप के ऊपर यहाँ पर दे रखा है कि इसमें 3 जीरो आपके राउंड ऑफ किए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 जीरो को, चूँकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसको राउंड ऑफ में ही रखा है। हमने भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारी सूचनाएं आपकी 3 जीरो तक राउंड ऑफ है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 5,40,000 जो है वो एक्चुअली में 5,40,000 में 3 जीरो आप हटा दो तो ये आपका बचेगा सिर्फ 540। ये 12 महीने का है, तो एक महीने का किराया जो है हमारा, एक महीने का किराया यहाँ पर आ जाएगा 45 रुपीज़। तो दोनों को ऐड करके दिखाएंगे तो साल भर का किराया आ जाएगा हमारा 540 रुपीज़। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका है जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ हमको दे रखे हैं 1,705 रुपीज़। और नीचे सूचना है जनरल एक्सपेंसेस में हमारा इंश्योरेंस इंक्लूड है, और इंश्योरेंस जो है वो 6 महीने का हमने एडवांस चुकाया है। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, इसमें से लेस कर देंगे हम प्रीपेड इंश्योरेंस। जो एडवांस चुकाते हैं वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस चूँकि इस साल से संबंधित नहीं है उसको हम लेस करके दिखा देंगे। तो पीछे हम सूचना देखें तो हमारा वही है, इंश्योरेंस दे रखा है एडवांस हमको 75,000, इसमें 3 जीरो हम राउंड ऑफ कर देंगे कि 3 जीरो को हम यहाँ पे काम में ले नहीं रहे हैं, तो बचेगा हमारा 75। ये साल भर का है, 6 महीने का हमने एडवांस चुका दिया है, तो 37.5 रुपीज़ हमारा यहाँ पे एडवांस है। यहाँ 3 जीरो इसलिए हटा रही हूँ क्योंकि सूचना मैंने अभी बताया था कि सारी सूचनाओं में 3 जीरो हम हटा के सॉल्व कर रहे हैं ताकि वैल्यू थोड़ी सी ईजी लगे। तो हम यहाँ पे 75,000 में से 3 जीरो पहले अपन हटा देंगे, यानी जो फिगर हमको यहाँ दिखानी है वो 75 है। ये साल भर का इंश्योरेंस है जिसमें 6 महीने का हमारा प्रीपेड है, तो 6 महीने से हम जो निकलेगा वो उसमें से हम लेस कर देंगे, तो यहाँ पर फिगर अपनी आ जाएगी 1667.50। अब ये ध्यान रखनी है कि ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये जो आउटस्टैंडिंग आपने निकाला है ये बैलेंस शीट में आएगा करंट लाइबिलिटीज़ में, ये आपको याद रखना है। और ये जो प्रीपेड है ये बैलेंस शीट में भी आएगा आपका करंट असेट्स के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रीपेड इंश्योरेंस पे जितनी भी राशि आपने ये निकाली है, ये जो राशि है ये बैलेंस शीट के करंट असेट्स में आएगी, और ये जो राशि निकलेगी आपकी वो बैलेंस शीट के करंट लाइबिलिटीज़ में आएगी। इसी तरीके से जो अपन यहाँ दिखाया था डिस्काउंट रिजर्व और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, चूँकि ये भी हमारा अदर इन्फॉर्मेशन का है तो इसको हम क्रेडिटर्स में से
लेस करके दिखाएंगे। तो ये भी आप हाथ के हाथ याद रखना क्योंकि मिस नहीं हो जाए अपनी, या फिर आप वैसे भी दे सकते हो कि अदर इन्फॉर्मेशन की सारी सूचनाएं वापस से बैलेंस शीट दिखाएंगे, तब हम यहाँ से फिगर ले लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका बेड डेट्स। बेड डेट्स आपको दे रखा है 483 रुपीज़, और एक अपने को रिजर्व बनाना था डेटर्स पर जो हमारे लिए खर्चा है, तो यहाँ आ जाएगा प्रोविज़न या रिजर्व जो भी लिखना चाहो, प्रोविज़न फॉर, जो कि इनकम का जो पैसा होता है उसको हम रिजर्व नाम देते हैं और एक्सपेंसेस को हम देते हैं प्रोविज़न। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये था हमारा 5%। डेटर्स है हमारे 3750 रुपीज़ के, तो ये हमारा आ जाएगा 187.5 रुपीज़। अब चूँकि ये भी हमारे इन्फॉर्मेशन में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में डेटर्स में से घटा के दिखाएंगे। ये आपको याद रखना है। सारे खर्चे अपन जोड़ देंगे, तो टोटल खर्चे आपके जो आ रहे हैं अदर एक्सपेंसेस वो आ रहे हैं 3578 रुपीज़। सारे खर्चों को जोड़ के निकल जाएगा आपका नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंसेस से पहले हमें ध्यान रखना है कि अभी एक आइटम जो था वो हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है, वो था हमारा मैनेजर रेम्युनरेशन, जो अभी भी हमारा सॉल्व करना है, जो है आपका नेट प्रॉफिट का 5%। अभी नेट प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को छोड़, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेम्युनरेशन घटाने से पहले का जो नेट प्रॉफिट है उसका 5%, तो इस आइटम को छोड़ते हुए हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो जैसे इनकम जो है हमारी वो आ रही है 35,543.75, तो यहाँ पर हमारी आ जाएगी नेट प्रॉफिट जो हमारा आ जाएगा बिफोर मैनेजीरियल रेम्युनरेशन। जब हम निकालेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 35,543.75। इसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे जो हम अब तक सॉल्व कर चुके हैं। तो अब तक के एक्सपेंसेस में है अपना पहला परचेज था अपना 24,500 रुपये, और इसमें से हम लेस कर देंगे 5,750 रुपये, और इसमें हम लेस करेंगे खर्चा है हमारा 290 रुपीज़, और है 3,578। इसमें जो आपका डिफरेंस इन स्टॉक था 700, वो चूँकि इसमें या तो आप खर्चों में से माइनस कर देंगे, इसके अंदर अपन 700 रुपये, यानी 4 खर्चे होते ऐड हो जाएंगे, 700 अपना नेगेटिव में इसको माइनस कर देंगे। इन सबको लेस करने पर जो फिगर निकलेगी वो हमारी कहलाएगी नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर रेम्युनरेशन, जो आ रहा है हमारा आएगा हमारा लगभग 2125.75। तो यहाँ पे जो कमीशन निकलेगा वो निकलेगा अपना 5% ऑन 2125.75। तो ये जो फिगर निकलेगी वो अपनी निकल जाएगी 106.29, 106.29। मैं फिर बता रही हूँ, क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा हुआ कि मैनेजर रेम्युनरेशन जो है वो ऐसा पारिश्रमिक घटाने से पहले वाले लाभ का एक निश्चित प्रतिशत है। तो इस आइटम को हम लिख कर तो छोड़ देंगे P&L में, लेकिन सॉल्व अपन करेंगे सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में जितनी भी टोटल इनकम है उसमें से जितने भी खर्चे हैं वो सारे घटा देंगे, यानी यदि आइटम नहीं होता तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या निकलता, वो नेट प्रॉफिट हम निकालेंगे वर्किंग नोट में। उसको निकालने के बाद उस पर जो भी प्रतिशत दे रखा है उससे पर निकाल लेंगे कमीशन। ये अपने यहाँ पर भी आएगा, और ये हमारा आउटस्टैंडिंग के नाम से बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज़ के अंदर भी दिखाया जाएगा। अब इस खर्चे को जोड़ने के बाद हमारा जो टोटल खर्चा है वो अपना आ जाएगा 33,524.29। ये जो आइटम मैंने सॉल्व किया है ये आपको वर्किंग नोट में दिखाना है। इसके बाद हम 2-3 आइटम्स और भी हैं जो स्टेटमेंट पीरियड में दिखाए जाते हैं। उसमें 6 नंबर पे जो आएगा वो हमारे ऐसे आइटम्स आएंगे जो हमारे एक्सेप्शनल्स हैं, जो नॉर्मली आपके होते नहीं हैं, किसी वजह से आपके हो गए हैं। एक्सेप्शनल्स आइटम्स इसमें से अपन घटा के दिखा देंगे। और ऐसे हम 8 नंबर पे जो कहेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, 7th नंबर जो आपका हो जाएगा वो इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 5th में से 6 को हम लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नील है, तो ये अपना सेम आ जाएगा 2019.46। और 8th आइटम में अपना आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स,
जो जितने अपने जो मोल एक्स्ट्रा में जो किसी विशेष कारणों की वजह से हो गए हमारे। उसकी सूचना भी यहाँ प्रश्न में नहीं है, इसको लेस करके यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 7th में से 8th को अपन लेस करके यहाँ पर निकाल लेंगे। सेम फिगर आ जाएगी क्योंकि क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं है। ये जो आइटम्स हैं यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है, यदि आप याद करके दिखा दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा। पर एग्ज़ाम में चूँकि एग्ज़ाम आपके पास ही आ गए हैं, तो बाई चांस आपको यदि याद नहीं रहे ये चीज़, आप छोड़ भी देते हैं, तो यहीं तक भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ तक भी आपने यदि सॉल्व कर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा मार्क्स आपके एग्ज़ाम में नहीं कटेंगे। याद रख लें तो बहुत बेहतर है। आपको ज़्यादा याद करने में दिक्कत आ रही है तो परेशानी कोई बात नहीं है, यहाँ तक आप निकाल लेंगे। इसको बोल देंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा आइटम, मतलब एक्स्ट्रा जो आइटम में आप यहाँ लिख लेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके बाद हम लेस करेंगे टैक्स की, जिसको सूचना हमको प्रश्न में दे रखी थी। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट आ जाएगा 10वां आइटम जो है, ये अपना कहलाएगा 9वां आइटम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 10वां आइटम जो है वो हमारा आ जाएगा टैक्स। टैक्स की सूचना प्रश्न में दे रखी थी यहाँ पर हमको 6,24,000, वही हम 3 ज़ीरो यहाँ से हटा देंगे तो 6,24,000 दे रखी है, जिसमें से 3 ज़ीरो हमको हटा देंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ 624 रुपये। तो लास्ट में जो निकल जाएगा ये अपना निकल जाएगा 11वां आइटम। टोटल 11 आइटम्स अपने आते हैं। इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें अपन 9वें आइटम में से 10वां आइटम लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1395.46। अब ये नेट प्रॉफिट जो है वो उसको हमको ट्रांसफ़र करना है अलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन में, मतलब इस प्रॉफिट को आपने कैसे कैसे बांटा है या कैसे कैसे काम में लिया है। तो ये जो आइटम है यहाँ पर आ जाएगा, इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपने अभी सॉल्व किया था 1395.46। यहाँ पर हमारा ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें अपन ऐड कर देंगे सरप्लस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर। जो भी लास्ट ईयर का बैलेंस जो आपको ट्रायल बैलेंस में दिखा रखा है उसको इसमें हम जोड़ देंगे। ये हमने करंट ईयर में अर्न किया है, ये हम पिछले साल से बचा के लेके आए हुए हैं। इन दोनों को हम जोड़ के निकाल देंगे। टोटल प्रॉफिट यहाँ पर हमारा आ जाएगा 2898.46। टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन। अब इसको कैसे कैसे काम में लिया है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में सूचना है कि रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो रिजर्व में आ जाएगा, या आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड की सूचना दे रखी है ट्रायल बैलेंस में, तो लेस आ जाएगा इसमें से अपन एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन। इसमें डिविडेंड में दे रखा है ट्रायल बैलेंस में 900, इसमें से हम लेस कर देंगे। ये जो बचेगा ये हमारा बैलेंस है प्रॉफिट का, जो हमको दिखाना है करंट ईयर के बैलेंस शीट में। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है कैरिड टू बैलेंस शीट, ये हमें बैलेंस शीट में दिखाना है 1998.46। तो इस तरीके से हमें बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L। थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहले हमारा आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें हमारी सेल्स आती है। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे अदर इनकम। अदर इनकम किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इनकम आपकी क्रेडिट, इस चेक करने का तरीका होता है क्रेडिट साइड की जो आइटम्स है उसमें जो आइटम बैलेंस शीट की नहीं है वो अपनी इनकम होती है। तो आप देख लो क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस में ऐसा कौन सा आइटम दे रखा है जो बैलेंस शीट का आइटम नहीं है, वो हमारी इनकम हो जाएगी। इसमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो सकता है, ऐसे अन्य सूचनाओं में आपका कोई दे रखी है, सब इनकम को जोड़ देंगे। टोटल इनकम में से हमको लेस करना है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को जो हमने जो बांट रखा है उसमें फर्स्ट
जो एक्सपेंसेस है वो अपना परचेज आएगा, उसके बाद चेंजेस इन स्टॉक आ जाएगा, उसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, इसके बाद मैनेजर रेम्युनरेशन आएगा, फिर डेप्रिसिएशन आएगा और डेप्रिसिएशन के बाद आपके आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस। सारे खर्चों को जोड़ के हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा फिफ्थ आइटम आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स। इसमें से हम लेस करेंगे एक्सेप्शनल आइटम्स, यदि क्वेश्चन में दे रखे हो तो। एक्सेप्शन मतलब जो होते नहीं है, बाई चांस किसी वजह से हो गए हैं। इसके बाद ये निकलेगा हमारा आइटम, इसमें से लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जितना अपने सोचा था उससे ज़्यादा खर्चा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी खर्चे जो हो गए हैं आपके, जो नॉर्मल कोर्स में इतने खर्चे नहीं होते हैं पर ज़्यादा हो गए हैं आपके, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कोई खर्चा हो गया है वो आपको इसमें से लेस करना है। तो जो निकलेगा वो कहलाएगा आपका 9th पॉइंट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्वेश्चन में टैक्स की सूचना होगी, हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम ट्रांसफ़र करेंगे एलोकेशन एप्रोप्रिएशन में, यानी करंट ईयर का प्रॉफिट ले लेंगे, उसमें लास्ट ईयर में कितना प्रॉफिट दे रखा है ट्रायल बैलेंस में को जोड़ देंगे। अब देखेंगे इसको आपने बंटवारा कैसे कैसे किया है, मतलब कहाँ कहाँ पे आपने काम में लिया है इस प्रॉफिट को। तो इस प्रॉफिट में से हम कुछ रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यदि प्रश्न में सूचना है ट्रांसफर टू रिजर्व की तो वो आप इसमें से घटा के दिखा देंगे। अपन ने कोई लाभांश चुकाया होगा पिछले साल का, उसकी सूचना ट्रायल बैलेंस में होगी, वो भी हम यहाँ से घटा के दिखा देंगे। तो जो बचेगा लास्ट, इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब यहाँ ये ध्यान रखना, जो डिविडेंड ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वही हमको यहाँ से घटा के दिखाना है। इस साल जो लाभांश की हमने घोषणा की है उसका भुगतान चूँकि अगले वर्ष होगा, तो इस साल घोषणा किया गया लाभांश, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पर देखें तो लास्ट में इसमें लिखा हुआ था कि डायरेक्टर्स ने रिकमेंड किया है कि इक्विटी शेयर्स पे 5% लाभांश की घोषणा आपको करनी है। तो ये घोषणा हमने इस साल की है, इसका अभी तक भुगतान की कोई व्यवस्था नहीं करी है, तो ये बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में आएगा। ये हमको अलोकेशन एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाना है, यानी लास्ट ईयर का डिविडेंड जो ट्रायल बैलेंस में है वो तो हम यहाँ घटा के दिखाएंगे। करंट ईयर का जो डिविडेंड की घोषणा की है वो हमारा बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में आएगा, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L में नहीं आएगा। इस वीडियो में इतना ही बता रही हूँ, अगले वीडियो में बताऊँगी मैं आपको बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं।